हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को हमने डिस्कस किया था। अब हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो है बोहर का मॉडल। तो पहले बेसिक से ही बात पे ध्यान देते हैं। रदरफोर्ड ने क्या बोला, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो उनका था उससे उन्हें पता चला था न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन कि जहां मर्जी होगी वो वहां घूम सकता है। इस तरीके से वो किसी भी सर्कुलर ऑर्बिट में, जिस ऑर्बिट में चाहे उस ऑर्बिट में घूम सकता है। इस तरीके से जहां भी उसकी मर्जी आ रही है इलेक्ट्रॉन घूम सकता है। एक्चुअली वो स्पेक्ट्रल लाइंस को डिफाइन करना चाह रहे थे। स्पेक्ट्रल लाइंस इस तरीके से, जो स्पेक्ट्रल लाइंस हमें मिली तो उन्होंने कहा कि किसी भी ऑर्बिट में घूमेगा और घूमते वक्त वो जो रेडिएशन जनरेट करेगा जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मिलेगा। लेकिन क्या हुआ, हमने एक्सप्लेनेशन में देखा, पहला फेलियर हमने देखा कि भाई अगर ये इलेक्ट्रॉन घूमते वक्त अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा है तो धीरे धीरे इसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी और फाइनली ये इस तरीके से स्पाइरल पाथ लेते हुए इसके सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस धीरे धीरे कम होगी और फाइनली ये न्यूक्लियस में गिर जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, न्यूक्लियस पॉजिटिव है, तो प्लस और माइनस मिलके जो एटम की स्टेबिलिटी की हम बात करते हैं तो स्टेबिलिटी को खत्म कर देगा। तो पहला पॉइंट तो था कि हमने कहा कि इसकी स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था, क्योंकि रदरफोर्ड का बोलना था कि इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में घूम सकता है, तो इसका मतलब तो होता है कि जब इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में घूम सकता है तो जब हम स्पेक्ट्रम की स्टडी करेंगे तो हमें हर फ्रीक्वेंसी की स्पेक्ट्रल लाइन मिलनी चाहिए। मतलब जो ये आपके पास स्पेक्ट्रल लाइंस मिल रही है, इनकी फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं, तो ऑल फ्रीक्वेंसी की स्पेक्ट्रल लाइंस मुझे मिलनी चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऐसा होता नहीं है। एक्सपेरिमेंटली क्या होता है, आपके पास कुछ ही लाइन होती है, सर्टेन फ्रीक्वेंसी की लाइंस होती है। इस तरीके से आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि जैसे मान लो एग्जांपल के लिए बात करता हूं कि 5, 10, 15, 20, 30 फॉर एग्जांपल 20, 25, 30 इस तरीके से जो भी मैंने नंबर्स लिख दिए, इस नंबर की सर्टेन नंबर की स्पेक्ट्रल लाइंस होंगी। इस फ्रीक्वेंसी की स्पेक्ट्रल लाइन होगी सपोज, तो फिर अगली 10 होगी, अगली 15 होगी। ऐसा नहीं कि 5 के बाद 6 भी होगी, 7 भी होगी, 8 भी होगी, 9 भी होगी, 10 भी होगी। तो सर्टेन फ्रीक्वेंसी की स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगी। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में घूम सकता है तो ऑल फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रल लाइंस, देयर मस्ट बी द स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक्सपेरिमेंटली हमने देखा सर्टेन फ्रीक्वेंसी की स्पेक्ट्रल लाइन होती है। तो इन दो बेसिस पे हमने रदरफोर्ड मॉडल को बोला था कि ये फेल हो जाएगा। ठीक है, अब रदरफोर्ड ने एक इंटरेस्टिंग सी बात हमें बता दी थी कि इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूमेगा। इलेक्ट्रॉन रुक नहीं सकता, रेस्ट में नहीं रह सकता, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमता रहेगा। तो बोहर ने क्या किया, इन दो, एक स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम और एक ये फ्रीक्वेंसी के प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए अपना एक मॉडल इसने प्रपोज किया। क्या बोलते हैं, देखो पहला पॉइंट, बोहर ने रदरफोर्ड की सारी बातों को एक्सेप्ट कर लिया, कुछ बातों को छोड़ करके। जैसे उसने क्या किया, उसने बोला कि ठीक है, रदरफोर्ड जो ये बात बोल रहे हैं कि न्यूक्लियस होता है, किसी भी एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिसपे उसका सारा का सारा जो मास है वो कंसंट्रेटेड होता है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है। लेकिन इसके बाद उन्होंने क्या किया, क्वांटम मैकेनिक्स का यूज किया। उन्होंने बोला क्वांटम मैकेनिक्स का यूज किया। पहले तो आप क्वांटम मैकेनिक्स की बात कर लें। क्वांटम मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन करने के बाद क्या समझाते हैं, देखो बोहर ने बोला कि ऐसा नहीं है कि आप जब न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं वो सारे ऑर्बिट में घूमेगा। पहले तो वो सर्टेन ऑर्बिट्स में घूमेगा, जिन ऑर्बिट्स में घूमेगा वो आपके स्टेशनरी ऑर्बिट होंगे। पहला पॉस्टुलेट उसने बात करी स्टेशनरी ऑर्बिट की। का मतलब ये होता है कि इस ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो वो घूमते वक्त अपनी कोई भी एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा, उसकी एनर्जी फिक्स रहेगी, इसलिए हमने इसको स्टेशनरी ऑर्बिट बोल दिया। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहा है तो घूमने के लिए क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, सर्कुलर पाथ के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv²/r होता है आपके पास। ठीक है, और इसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करने के लिए नेसेसरी फोर्स है वो आपके पास कूलम फोर्स से मिल रहा है। और कूलम फोर्स आपको पता है 1/4πε0 Q1 Q2/r², हम लोग बोलते हैं। इसको भी डिस्कस करेंगे। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस कर रहा है कौन, कूलम फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। पहला पॉस्टुलेट उन्होंने ये बोला। सेकंड पॉस्टुलेट की बात करते हैं, तो जब सेकंड पॉस्टुलेट की बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में घूमेगा, वो कुछ सर्टेन ऑर्बिट में घूमेगा जो ऑर्बिट क्वांटाइज्ड होंगे। कैसे क्वांटाइज, उनका एंगुलर मोमेंटम mvr होता है। दिस विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। देखिए h/2π एक कांस्टेंट नंबर है और आपके पास n
h अपॉन 2 पाई कांस्टेंट नंबर है, n की वैल्यू 1 2 3 4 डॉट 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 होगी। का मतलब ये होता है कि जैसे MVR, जहां पे आपके पास MVR की वैल्यू, या तो देखो n की वैल्यू 1 लिखूंगा, h अपॉन 2 पाई होगी, 2h अपॉन 2 पाई होगी, 3h अपॉन 2 पाई। तो जहां जहां पे MVR इन वैल्यूज को सेटिस्फाई करेगा, सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम सकता है, हर किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमने वाला नहीं है। उन सर्टेन ऑर्बिट में घूमेगा जिनका एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा n की वैल्यू 1 2 3। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं इसी को हम स्पेस क्वांटाइजेशन बोलते हैं। कैसे? न्यूक्लियस के चारों तरफ जो हम बात कर रहे हैं कि न्यूक्लियस के चारों तरफ हमारे पास ये एटम की जो हम बात करते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, तो उसने बोला कि न्यूक्लियस के आसपास का जो एरिया है वो क्वांटाइज्ड है। कैसे क्वांटाइज्ड है? क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू क्वांटम नंबर, देखो क्वांटाइजेशन जैसे हमने 12th में पढ़ा होगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो वहां पे टीचर ने पढ़ाया होगा कि चार्ज कैन बी E 2E 3 4E 5E, 3/2E नहीं हो सकता। जैसे हम आदमी की बात करें, एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी, चार आदमी, पांच आदमी होगा, 1.5 आदमी, 2.5 आदमी नहीं होगा। तो इंसानों का क्या हो रहा है? क्वांटाइजेशन। वैसे ही चार्ज या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा, या दो होंगे, तीन होंगे, एक होगा तो E होगा चार्ज, दो होंगे तो 2E होगा, 3 होंगे तो 3 होगा, 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो जब 1.5 इलेक्ट्रॉन होगा नहीं तो 1.5 E चार्ज भी पॉसिबल नहीं है। वैसे ही उसने बोला कि आप ऑर्बिट में ये नहीं कि 3/2 h अपॉन 2 पाई कर सकते हैं, n की वैल्यू 1 2 3 4 ये क्वांटम नंबर्स हैं, तो क्वांटम नंबर्स की फॉर्म में। तो इसका मतलब ये होता है कि जो न्यूक्लियस के चारों तरफ का स्पेस है वो आपका क्वांटाइज्ड रहता है। तो दो पॉइंट उन्होंने डिस्कस किए। पहला कि ऑर्बिट में जो चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमेगा वो कोई एनर्जी खर्च नहीं करता। ऐसा क्यों कहना चाह रहे हैं? क्योंकि रदरफोर्ड ने बोला था व्हाइल रिवॉल्विंग इट इमिट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसकी वजह से हमने कहा एनर्जी अगर इमिट करेगा तो धीरे 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 न्यूक्लियस में गिर जाएगा। यहां पे उन्होंने बोला पहला स्टेशनरी ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट दिया, सेकंड सिर्फ उन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमेगा जिनका एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। तो अब पूछा गया कि भाई जो आप ये बात कर रहे हैं आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो मिल रहा है, ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस मिल रही है ये कैसे मिल रही है? तो उन्होंने बोला कि आपका जब इलेक्ट्रॉन मान लीजिए n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 2 में जाता है, तो जब वो 2 से 1 में वापस जंप करेगा, या वो 3 से 1 में जंप करे, 4 से 1 में जंप करे, 5 से 1 में जंप करे, तो जब ये वापस जंप करेगा तो E2 माइनस E1 मान लीजिए 2 से जंप कर रहा है तो E2 माइनस E1 ये डिफरेंस होगा h न्यू। तो ये h न्यू है क्वांटा। मैंने बोला था ना क्वांटम मैकेनिक्स का यूज किया, तो उन्होंने बोला कि ये जो एनर्जी लेवल E2 एक एनर्जी लेवल है, E1 एक एनर्जी लेवल है, तो जो दोनों का डिफरेंस होगा E2 माइनस E1, E2 अगर एनर्जी है E1 भी एनर्जी है, तो दो एनर्जीज का डिफरेंस भी एनर्जी होगी, तो वो एनर्जी किसके इक्वल होगी? h न्यू। तो न्यू फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन मिलेगा। तो देखो जैसे वो 2 से 1 में जंप कर सकता है, तो यहां से न्यू आएगा आपका E2 माइनस E1 अपॉन h। अब अगर वो 3 से 1 में जंप करता तो अब बच्चों E3 माइनस E1 बाई h लिखते, तो देखो E2 माइनस E1 एक फिक्स्ड वैल्यू होगी, E3 माइनस E1 भी एक फिक्स्ड वैल्यू होगी, E4 माइनस E1 भी एक फिक्स्ड वैल्यू होगी। तो इसीलिए तो हमने बोला कि वो फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी देता है। एक्सपेरिमेंटली भी ये मिला था कि कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे मैंने बोला था 5 10 15 20 30 ऐसे ही फ्रीक्वेंसीज होंगी। ये मत सोचिए कि सारी की सारी फ्रीक्वेंसी मिल रही होंगी, तो सर्टेन फ्रीक्वेंसीज आपको यहाँ से मिलती जाएंगी। जैसे 2 से 1 में डिफरेंस करेगा तो एक ये कांस्टेंट वैल्यू होगी, ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। अगर आप 4 से जंप करवा रहे हैं तो E4 माइनस E1 अपॉन h, और ये सर्टेन वैल्यूज होंगी। मतलब यही फ्रीक्वेंसी, मान लो न्यू 1 है, ये न्यू 2 है, ये न्यू 3 है, सिर्फ यही फ्रीक्वेंसी मिलेगी। मान लीजिए न्यू 1 अगर 5 है, न्यू 2 10 है, तो 5 फ्रीक्वेंसी मिल रही तो अगली 10 फ्रीक्वेंसी का स्पेक्ट्रम मिलेगा, 6 का स्पेक्ट्रम नहीं मिलेगा, ना 7 मिलेगा, ना 8 मिलेगा, ना 9 मिलेगा, सीधे अगला क्या होगा? 10 होगा। बट अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड वो किसी भी जगह पे घूम सकता था, और वो कहीं भी घूमेगा तो किसी भी फ्रीक्वेंसी को उसको शो करना चाहिए था, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऐसा हमें नहीं मिलता है। तो ये तो हमने ओवरऑल पहले समझा है। नोट्स इसके व्हाट्सएप पे मैं आपको भेज दूंगा, आप वहां से बनाएंगे। एक मैथमेटिकल डेरिवेशन है इसका, उसे मैं यहाँ पे आपको बोर्ड पे करवा रहा हूँ, ठीक है? मैथमेटिकल डेरिवेशन हम लोग एक सेकंड कर लेते हैं। तो देखिए एक मैथमेटिकल डेरिवेशन क्या है, एनर्जी का फॉर्मूला निकालना है जिसके आधार पर हम आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीरीज को समझाएंगे। देखो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv² अपॉन r, ये कहां से आ रहा है? k ऐसा सोच, ऐसे कर लेते, देखो हम इसको एक हेडिंग डाल देते हैं कि हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की स्टडी कर रहे हैं।
हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस होगा और यहाँ पे आपके एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। जब हम बात करते हैं हाइड्रोजन की तो 1h1 एक इलेक्ट्रॉन एक ही प्रोटॉन होगा और 1 - 1 0 न्यूट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन 0 न्यूट्रॉन। तो ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये प्लस ई चार्ज होगा, एक प्रोटॉन है और मान लो ये r रेडियस का ऑर्बिट है। तो क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा mv²/r और f कूलम फोर्स होता है 1/4πε0 q1 q2 बाई r²। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 1/4πε0 को k ले लेते हैं, q1 की जगह पे e होगा और q2 की जगह पे भी क्या होगा, e होगा। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो प्लस ई माइनस ई लिखना नहीं है, हालांकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस ई होगा। तो यहाँ पे अगर पुट करता हूँ तो f कूलम कितना आ जाएगा, देखो हो जाएगा k e²/r²। तो ये दोनों फोर्स आपस में इक्वल होंगे। Fc = क्या होगा, f कूलम, क्योंकि उसको जो घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कूलम फोर्स से ही मिल रहा है। तो ये कितना होता है आपके पास, mv²/r = k e²/r²। इक्वेशन नंबर 1। एक रिजल्ट तो आपने ये लिख लिया, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा क्या था, इन्होंने बोला था कि उन ऑर्बिट में घूमेगा जिनका जो आपके पास mvr है, एंगुलर मोमेंटम है, वो h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। पहली mv²/r = k e²/r²। मैं कैंसिल आउट नहीं कर रहा हूँ, बाद में जैसे जरूरत पड़ेगी तब कैंसिल आउट करेंगे। दूसरी आपके पास कंडीशन आ गई mvr = nh/2π। तीसरी थी e2 - e1 = hν। अभी पढ़ाया था कि इलेक्ट्रॉन अगर 2 से 1 में जंप करेगा तो e2 एनर्जी है, e1 भी एनर्जी है, इनका डिफरेंस hν के इक्वल होगा। अब यहाँ से क्या करते हैं, देखो हम लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमें रेडियस और वेलोसिटी के लिए फॉर्मूले फाइंड आउट करने हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब साथ साथ में नोट करते चलिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या होता जाएगा, देखो mv²/r = k e²/r²। है, r से r कैंसिल हो जाएगा, तो mv² = k e²/r हो जाएगा। अब देखो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, v की वैल्यू निकाल देता हूँ जो कि r के टर्म्स में आएगी, ठीक है। और यहाँ पुट कर दूंगा तो पूरी इक्वेशन r में बन जाएगी, r की वैल्यू आ जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन 2 इक्वेशन 2 से क्या होगा, देखो r = n h/2π, ये है ही। इस m और v को मैं नीचे लेके जा रहा हूँ, नहीं सॉरी, यहाँ पे v निकालना है, m और r को लेके जा रहा हूँ, सब्सटीट्यूटिंग इन अबव इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन में पुट करने के बाद क्या होगा, देखो mv², v की वैल्यू कितनी है आपके पास, nh/2πmr इसका स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो आपका k e²/r। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों m n² h²/4π² m² और यहाँ पे r² हो जाएगा, इक्वल टू आपके पास है k e²/r। तो अब क्या कैंसिल आउट हो रहा है, देखो एक m से एक m कैंसिल आउट हो रहा है, एक r से एक r कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, n² h²/4π² mr और यहाँ ke²। अब r निकालना है तो r को इधर ले जाओगे, ये नीचे आ जाएगा, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, देखो n² h²/4π² mke²। तो ये आपके पास फॉर्मूला निकल के आ जाता है रेडियस का। इसको नोट करिए जल्दी से। अब यहाँ से हम कंक्लूजन की अगर बात करते हैं तो देखिए इस फॉर्मूले से कंक्लूजन क्या होगा, h प्लेन कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, m कांस्टेंट, k कांस्टेंट, e कांस्टेंट। तो यहाँ से हमारा जो कंक्लूजन है वो है r ∝ n²। तो यहाँ से स्टेटमेंट साथ में मैं नोट्स भी भेज दूंगा, तो दोनों को मिक्स करके लिखते हुए चलना। एक स्टेटमेंट आ जाएगा, द रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। जैसे n की वैल्यू 1 लिखूंगा तो 1 आ जाएगा, 2 लिखूंगा 2 × 4, 3 लिखूंगा 9। तो अगर आप इस तरीके से रेडियस का रेशियो निकालोगे, r1 रेशियो r2 रेशियो r3 रेशियो डॉट 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 अगर निकालेंगे तो 1:4:9 रेशियो डॉट डॉट चलता रहेगा। ऑब्वियस सी बात है, जैसे पहले न्यूक्लियस पहला ऑर्बिट छोटा होगा, दूसरा और बड़ा होगा, तीसरा और बड़ा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ना, रेडियस दिख रहा होगा तो बढ़ते जा रही है। तो जैसे जैसे आपका n बढ़ता जाएगा, 1 पहले ऑर्बिट की रेडियस छोटी होगी, 2 की बड़ी होगी, 3 की और बड़ी होगी, 4 की और बड़ी जाएगी। अब यहाँ पे क्या करते हैं, n = 1 रख देते हैं, तो यहाँ पे h4πmke। देखो समझना थोड़ा सा, मैं इतना लिखूंगा नहीं क्योंकि मैं बहुत सारी चीजों को हटा नहीं सकता, लॉन्ग डेरिवेशन है भी।
देखो यहाँ पे समझना, n की जगह 1 लिखता हूँ, h प्लैंक कांस्टेंट है, लिखना आप लोग कॉपी में 6.6 इंटू 10⁻34, 4 पाई की वैल्यू 3.14 का स्क्वायर, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg, k आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, 9 इंटू 10⁻9 उसकी वैल्यू रख दोगे, e 1.6 इंटू 10⁻19। इस सबको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो r निकल के आएगा दैट विल बी 0.53 एंगस्ट्रॉम। कब? जब आप n इक्वल टू कितना रखते हैं 1। इसको बोहर रेडियस बोलते हैं, बोहर रेडियस। जो फर्स्ट ऑर्बिट की जो रेडियस है उसको हम लोग बोलते हैं बोहर रेडियस, और उसकी वैल्यू आएगी सॉल्व करके 0.53 एंगस्ट्रॉम। जैसा आपको दिख रहा है बोर्ड पे 0.53 एंगस्ट्रॉम आएगी। आप इसको खुद से पुट करके आप सॉल्व करके देखेंगे। हालांकि शकुंतला देवी बनना नहीं है, उसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है, सीधे लिख देंगे फॉर n इक्वल टू 1 एंड पुटिंग h द वैल्यूज ऑफ h 4 पाई, ये सब लिख देना। ये लिखने के बाद वी फाइंड r इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रॉम, दिस इज बोहर रेडियस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने अभी रेडियस निकाल दी, अब नेक्स्ट हमारे पास है वेलोसिटी निकालना। अब देखो इसी फॉर्मूले में अगर हम देखते हैं तो मैं कुछ चीजें ऐसे हटा रहा हूँ, अभी डायग्राम की भी अभी कोई फिलहाल जरूरत नहीं है क्योंकि ये वैल्यूज यूज होंगी, तो इसलिए मुझे बोर्ड पे बचा के रखनी है। देखो v इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई एम आर, ठीक है, तो एन एच अपॉन 2 पाई एम, आर की वैल्यू आप ये लिख दो जो आपने निकाली है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, एक पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से आपके पास 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास ये एक एन से एक एन भी कैंसिल आउट हो रहा है, एक एच से एक एच भी कैंसिल आउट हो रहा है। तो क्या बचता है देखो यहाँ पे, ये ऊपर चले जाएंगे 2 पाई के ई स्क्वायर, 2 पाई के ई स्क्वायर आपका ऊपर चला जाएगा अपॉन, यहाँ क्या बचा आपके पास, एन बचा है और इधर एच बचा हुआ है, एन एच। तो ये वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया आपके पास 2 पाई के ई स्क्वायर अपॉन एन एच आ गया। यहां से अगर आप देखो तो 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, के कांस्टेंट, ई कांस्टेंट, एच कांस्टेंट, तो v प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन n हो गया। अब क्या रिलेशन है कि वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस नंबर। मतलब अगर आप ये बात कर रहे हैं, देखो ये n इक्वल टू 1 है, ये n इक्वल टू 2 है, ये n इक्वल टू 3 है, इनवर्स रिलेशन है वेलोसिटी का। तो पहले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे उनकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, दूसरे ऑर्बिट में वेलोसिटी कम हो जाएगी, तीसरे में वेलोसिटी और कम हो जाएगी। वजह क्या है, डिस्टेंस ज्यादा हो रही है न्यूक्लियस से, तो कूलम फोर्स कम हो जाएगा, कूलम फोर्स वीक होने की वजह से वेलोसिटी भी उसकी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो जो न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन है उनकी वेलोसिटी ज्यादा रहेगी, जो न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे उनकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, कम हो जाएगी। दिस इज द रिलेशन v प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन n। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए, एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। हालांकि अभी कोई यूज होना नहीं फिलहाल इसका, लेकिन फिर भी आप लोग इसको नोट कर लें। फिर आगे बढ़ते हैं, अब हमें बात करनी है टोटल एनर्जी की। इसको नोट करिए, फिर मुझे कुछ चीजें चाहिए इसमें से। अब हम बात करते हैं देखो टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी उसको हम लोग ई से दिखा देंगे, दैट इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। कोई बात नहीं, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है देखो, हाफ एम वी स्क्वायर होती है, और पोटेंशियल एनर्जी होती है आपके पास 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर। क्लास 12th में भी पढ़ा होगा, बीएससी फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है। दो चार्ज पार्टिकलों के बीच की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर होती है। तो देखो एक पार्टिकल कौन है, न्यूक्लियस पे रखा हुआ चार्ज प्लस ई, और एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है माइनस ई। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, मैं इसमें यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो इक्वल टू जो आप निकालेंगे हाफ, देखिए बच्चों एम वी स्क्वायर की वैल्यू यहां से अगर आप निकालने जाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 से, तो यहां से एम वी स्क्वायर कितना आएगा आपका, के ई स्क्वायर बाई आर। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, चाहो तो लिख लो फ्रॉम इक्वेशन 1 एम वी स्क्वायर, ये आर से आर कैंसिल हो गया, इक्वल टू के ई स्क्वायर बाई आर है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 ये लिखी थी मैंने, जानबूझ के छोड़ी थी लिख करके, अब मैं इसको हटा रहा हूँ। तो इक्वेशन 1 से आपने एम वी स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी, के ई स्क्वायर बाई आर। इसके अलावा क्या होगा, और क्या चीजें होंगी देखो, Q1 आपके पास प्लस ई होगा और Q2 आपके पास माइनस ई। अब मैं यहाँ पे प्लस माइनस क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी है, एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी जब आती है तो वहां पे चार्ज प्लस है तो प्लस लेते हैं, माइनस होता है तो माइनस लेते हैं। वेक्टर में ऐसा नहीं करते। तो फोर्स था पहले निकालना, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो दोनों प्लस लिए, यहाँ स्केलर क्वांटिटी आ गई
इसलिए एक प्लस ले लिया, एक माइनस ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, हाफ एम वी स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है, के स्क्वायर बाई आर, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अभी बोला था मैंने, के लिख देते हैं हम लोग, के ई इंटू माइनस ई अपॉन आर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा देखो के ई स्क्वायर बाई 2r और माइनस के ई स्क्वायर बाई आर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से के ई स्क्वायर बाई आर हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ 1/2 बच गया और यहाँ -1 बच गया। तो कितना आ जाएगा, -1/2 के ई स्क्वायर बाई आर। ये आपके पास एनर्जी का फॉर्मूला निकल के आ गया है। लेकिन इसमें अभी हम आर की वैल्यू पुट करते हैं, तो ये फॉर्मूले के पूरी की पूरी जो फॉर्म है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे -12 के ई स्क्वायर बाई आर। अब आर की वैल्यू क्या है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर। इसको ऊपर लेके चले जाओ तो क्या बन जाएगा, देखो ये ऊपर चला जाएगा, 2 से सॉरी 2 से कैंसिल पे, चलो लिख ही देते हैं पहले, -4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर अपॉन के ई स्क्वायर ये है, ऊपर ऑलरेडी एक के ई स्क्वायर है, और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 2 एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अब कैंसिल आउट कर लेते हैं, अगर कोई कैंसिल होना चाहता है तो, नहीं हो रहा है, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा -2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई रेज टू द पावर 4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी ई। जल्दी से इसको नोट करिए। अब देखो यहाँ पे क्या चल रहा है, एक मिनट, ये दिख रहा है बोर्ड में, नीचे नहीं हो रहा है, हाँ। अब ये देखिए nth ऑर्बिट की यहाँ पे n में रिजल्ट आ रहा है, तो मैं इसको en लिख दूंगा। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं इस फॉर्मूले को, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया है, en इक्वल टू, क्योंकि nth ऑर्बिट की बात चली तो en लिख दिया, क्या गया, -2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन एन स्क्वायर सॉरी। फिर क्या करना है आपने, सेम प्रोसेस, पाई की वैल्यू 3.14 एम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg, के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻90। सबको पुट करके रखना है, खाली कैलकुलेट नहीं करना है। ये सब सॉल्व हो गए ऑन पुटिंग वैल्यूज, ऐसे नहीं मत लिखना, ऑन पुटिंग वैल्यूज, सारी वैल्यू लिख के दिखाना पहले, यहाँ पे ये होता ये होता, उसकी वैल्यू मैंने रखी, और फिर उसको यहाँ पे वैल्यूज को पुट करके दिखाना, सॉल्व करके आएगा -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर शकुंतला देवी नहीं बनना है, इससे मेरा मतलब ये है कैलकुलेट नहीं करना है, जमाने से यही आ रहा है, पता चला तो अपनी कैलकुलेशन दिखाने के चक्कर में 13.8 ले आए यहाँ, तो वो गलत माना जाएगा। इसलिए ये रिजल्ट याद होने चाहिए। हाइड्रोजन एटम की जो एनर्जी है -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पे n इक्वल टू 1 2 n इक्वल टू 1 2 3 आप पुट करके देखेंगे तो E1 आ जाएगा यहाँ पे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E2 आ जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे करके आप लोग बाकी रख के देख सकते हैं। तो ये आपके पास nth ऑर्बिट की आपके पास एनर्जी निकल जाएगी इस फॉर्मूले से। जल्दी से इसको नोट करिए, फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक फॉर्मूला यहाँ से निकालना है जो आगे को और काम आएगा हमारा, वो है क्या, अभी पढ़ाया था मैंने आपको, थर्ड पोस्टुलेट जो था E2 माइनस E1 इक्वल टू एच न्यू। सपोज इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम N2 टू N1, ठीक है, N2 टू N1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो En2 माइनस, इसको मैंने En1 इक्वल टू मैंने लिख दिया एच न्यू। अब देखो अभी E1 En आपने निकाला है सॉरी, -2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। तो इसमें n की जगह पे n1 लिखोगे और n की जगह पे n2 लिखोगे, तो ये En1 की वैल्यू आ जाएगी, En2 की वैल्यू। तो En2 क्या होगा देखो, -2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन n की जगह पे आपने n2 स्क्वायर एच स्क्वायर लिखना है, माइनस, फिर अंदर माइनस आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन, यहाँ पे आपने बेटा यही प्रॉब्लम हो रही, देखो जो बहुत ज़्यादा देर तक बोला नहीं जा रहा है,
N1 स्क्वायर H स्क्वायर इज इक्वल टू H न्यू। तो देखो यहाँ पे मैंने एक बार N2 लिख दिया, एक बार मैंने यहाँ पे N1 लिख दिया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये टर्म माइनस का रहेगा। अब देखो जो जो तुम्हें दिख रहा है कॉमन लेना है, 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन H स्क्वायर कॉमन ले लो, और ये माइनस माइनस ये वाला प्लस का टर्म बनेगा, तो 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर इज इक्वल टू H न्यू। अब देखो होता क्या है, न्यू जो है वो C बाई लेमडा होता है, सबको पता है, न्यू C बाई लेमडा। स्टेप कौन लिखे गए इतने, तो यहां से यहां से मैं क्या करने वाला हूं, देखो मैं यहां से 1 अपॉन लेमडा की वैल्यू निकाल दूंगा, तो 1 अपॉन लेमडा निकालेंगे तो क्या होगा, ये सब इधर चला जाएगा, न्यू बार वेव नंबर होता है, न्यू बार इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा, यहाँ से 1 अपॉन लेमडा आएगा, H और C यहाँ नीचे चला जाएगा, देखो क्या होगा 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई रेज टू दी पावर 4 अपॉन, ये हो जाएगा आपका H क्यूब, और ये हो जाएगा आपका C, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। इसको नोट कर लो जल्दी से। इस रिजल्ट में अब हमने करना क्या है, K की वैल्यू पुट कर देते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। K कितना था, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K स्क्वायर कितना होगा 1 अपॉन 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, यहाँ पुट करते हैं, क्या आएगा इधर लिख देता हूँ क्या निकल के आएगा, देखो न्यू बार इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर एम अपॉन H क्यूब C, और यहाँ पे E की पावर 4 इंटू के स्क्वायर की वैल्यू 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, और यहाँ 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, देखो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, देखो m e की पावर 4 अपॉन 4 H क्यूब C एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। तो ये जो टर्म है, ये जो टर्म है m e की पावर 4 अपॉन 4 पाई H क्यूब C एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, देखो m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और आपके पास 8 कांस्टेंट 4 कांस्टेंट ही है आपके पास, ये सारी की सारी जो चीजें हैं आपके पास सभी कांस्टेंट है। एक थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, बहुत गरीब सी कैलकुलेशन कर दी मैंने, 4 का स्क्वायर 16 होता है आजकल, मैंने 8 लिख दिया यहाँ पे, सॉरी 16 तभी मैं बोल रहा हूँ, वैल्यू गलत क्यों आ रही है, 8 टाइम्स कैंसिल होगा, 8 आना चाहिए। तो ये सब जो है कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं आर, आर होता है आपका रिडबर्ग कांस्टेंट। तो ये जो सब कांस्टेंट है इनकी जगह पे मैंने आर लिख दिया, सारी की सारी वैल्यूज कांस्टेंट है, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, पाई कांस्टेंट, एच कांस्टेंट, सी कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, न्यू बार 1 अपॉन आर N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। तो देखो बच्चों ये फॉर्मूला आपका निकल के आ गया है। इस फॉर्मूले से अब आगे को हम लोग स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। फिलहाल आपका काम है कि ये डेरिवेशन को नोट कर लें, और इसके अलावा जो मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ अभी, वो सारी चीज़ों को नोट्स बना लें बढ़िया करके। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में स्पेक्ट्रल सीरीज को करेंगे। बहुत ज़्यादा लंबा पढ़ाना मेरे पास बस की बात भी है नहीं, तो उसमें स्पेक्ट्रल सीरीज करा दूंगा, लाइमन पामर, पार्शियल ब्रैकेट और फुल। ठीक है, थैंक यू।